हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 4 अप्रैल, ट्यूसडे का दिन है और आज के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आज के इस एनालिसिस में। फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन देखो एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहला आर्टिकल जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी इन द केस ऑफ डिफेमेशन। ओके, डिफेमेशन के केस में इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस डिफेमेशन केस के बाद, इस 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद इन्हें लोकसभा से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हमने एक वीडियो डाला था हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसकी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी ऊपर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एमपी या एमएलए को किन तरीकों से लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो 3 तरीके हमने डिस्कस किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा हो, 7-8 मिनट का वीडियो है, नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना, मत मिस करना। ओके, तो राहुल गांधी को बेसिकली डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा हुई थी। तो अभी ये जो सजा है, इसके ऊपर बेल मिल गई है राहुल गांधी को, और अब जो इनका कन्विक्शन वाला केस है कि भाई इनको ये सजा होगी नहीं होगी, इसके ऊपर प्रोसीडिंग अब चलेंगी। ओके, तो बस ये छोटे से इन्फॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं आगे और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा आगे है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 10 पे आते हैं। पेज नंबर 10 पे आपको ये आर्टिकल दिख रहा है, ओनली गवर्नमेंट कैन टेक कॉल ऑन प्ली ऑन डिस्क्वालिफाइड लॉ मेकर्स, इलेक्शन कमीशन टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या राहुल गांधी पे अगर ये जो केस चल रहा है, जो 2 साल की उनको सजा हुई है, अगर आगे भी बनी रहती है तो क्या राहुल गांधी आगे इलेक्शन लड़ पाएंगे या कब लड़ पाएंगे फिर से इलेक्शन, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन से पूछा। इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को यहाँ पे डिस्टेंस कर लिया इस पूरे केस से, और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई ये डिसाइड करने वाले हम नहीं है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिसाइड दिस। ओके, तो ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपको दिया। इसमें आर्टिकल 191 का मेंशन है, तो आर्टिकल 191 के बारे में जरूर से देख लेना। और जो वीडियो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 7 से 8 मिनट का हमने जो वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी, उसको जाके जरूर चेकआउट करना अगर आप ये पूरे मुद्दे के बारे में जानना चाहते हो तो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है, दैट इज इंडिया यूएस एयर एक्सरसाइज टू बिगिन नेक्स्ट वीक, जापान हैज टू बी द ऑब्जर्वर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक नई एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसका नाम है कोप इंडिया। कोप इंडिया एक्सरसाइज होने वाली है 10 से 21 अप्रैल तक। कहाँ पे होगी ये? वेस्ट बंगाल में होगी। किस किस के बीच में है? एयरफोर्स के बीच में है, इंडिया और यूएस के। और इसमें जापान जो है वो ऑब्जर्वर रहेगा। इसी के साथ में सुखोई M30 MKI, राफेल, इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस सारी चीज़ों को, इन सारे इक्विपमेंट्स को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा इस एयर एक्सरसाइज में। वहीं यूएस की एयरफोर्स अपने F-15 फाइटर जेट्स को लेकर आएगी। इसी के साथ इंडिया और यूएस की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मालाबार, जो कि धीरे धीरे करके ट्राइलेटरल हुई, जिसमें जापान शामिल हुआ। और उसके बाद अब सारी की सारी क्वाड कंट्रीज, यानी कि इंडिया, यूएस, इंडिया के साथ इंडिया के साथ है यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो अब ये चारों कंट्रीज मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। इसी के अलावा जापान और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होनी है आने वाले टाइम में, जिसका नाम है वीर गार्जियन, ये याद रखना। ओके, तो जापान की एयर डिफेंस फोर्सेस के साथ हमारी इंडिया की एयरफोर्स की एक्सरसाइज होने वाली है वीर गार्जियन नाम की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोप इंडिया एक्सरसाइज के बारे में, मालाबार के बारे में और वीर गार्जियन के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये रहा, प्राइस ऑफ 651 असेंशियल ड्रग्स डाउन बाय 6.73% फ्रॉम अप्रैल 1 से सेंटर। तो देखो हुआ क्या है, 651 असेंशियल ड्रग्स का जो प्राइस है ऑन एन एवरेज 6.73% से कम किया जा रहा है। और ये कम करने के पीछे जो अथॉरिटी है, जो प्राइसिंग को देखती है, मतलब ड्रग्स के, देखो ड्रग्स के कंट्रोल को लेकर कई सारी अथॉरिटीज हैं, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन ड्रग्स के कंट्रोल के रिगार्डिंग बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। इसी में जो प्राइस डिसाइड करती है ड्रग्स के, वो अथॉरिटी का नाम है NPPA, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगी, लेकिन न्यूज समझ लो पहले। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि जो भी ऐसे ड्रग्स हैं, असेंशियल ड्रग्स हैं, जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन में आते हैं, इन में से जो 870 ड्रग्स हैं, 870 शेड्यूल्ड ड्रग्स में से 651 जो ड्रग्स हैं, उन सभी 651 ड्रग्स के प्राइजेस को कम कर दिया गया है बाय 6.73%। और जो बाकी ड्रग्स हैं,
उनकी यहाँ पे बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो असेंशियल मेडिसिन में आते हैं, असेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आते हैं, इनके ऊपर जो भी प्राइस राइज होगा भी तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अलाइनमेंट में होगा। मतलब जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे इन ड्रग्स का प्राइजेस बढ़ सकता है। और ये जनरली 5% ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 6.73% घटा दिया गया है, तो लगभग लगभग बैलेंस कर दिया गया है जो ड्रग्स हैं उनके प्राइजेस को। ओके, तो ये पूरा था। और यहाँ पे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के बारे में कहा गया है। मिनिस्टर बताते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013 है, हर साल इसके हिसाब से फार्मा कंपनीज अपने जो मेडिसिन हैं उनका प्राइस बढ़ाती हैं घटाती हैं। अगर वो शेड्यूल्ड ड्रग है, शेड्यूल्ड ड्रग मतलब इस लिस्ट में आता है, नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन में आता है, अगर वो ड्रग असेंशियल मेडिसिन है तो उसको शेड्यूल्ड ड्रग कहा जाएगा। इसके प्राइजेस को सिर्फ आप होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ा सकते हो हर साल। जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनके ऊपर अलग बात करेंगे हम। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि एक तो ये नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो एक तो ड्रग्स के प्राइजेस को कंट्रोल करी है, उसके अलावा जन औषधि कैंपेन्स चली थी जिसमें जेनेरिक ड्रग्स को बेसिकली प्रमोट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जन औषधि कैंपेन के अंतर्गत काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया था जेनेरिक मेडिसिन के कारण। इसीलिए भी फार्मा कंपनीज को अपने जो ड्रग प्राइजेस हैं वो कम करने पड़े। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की। तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ, ये क्या करती है, ये ड्रग्स के प्राइजेस को रेगुलेट करती है। अब कौन से ड्रग्स के प्राइजेस को रेगुलेट करेगी? उन ड्रग्स के प्राइजेस को रेगुलेट करेगी जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन में आएंगे। ओके, तो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये आती कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है, हमेशा याद रखना। दिस डज नॉट कम अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंतर्गत। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई गई थी 1997 में। ओके, इसका काम है रेगुलेट करना ड्रग्स के प्राइजेस को। इसी के अलावा यहाँ पे ये बेसिकली रेगुलेट करती है ये सब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू, जो कि पहले 1995 में आया था, अभी रिसेंट वाला 2013 का है। ये जो है एनपीपीए जो है, ये बेसिकली बल्क ड्रग्स को भी, बल्क ड्रग्स के प्राइजेस को भी कंट्रोल करती है, जिसको हम एपीआई कहते हैं। यानी कि ये क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला लगता है ना, जो कोर फॉर्मूला लगता है, उसको हम एपीआई कहते हैं। ओके, तो ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है जिसके हिसाब से एनपीपीए ड्रग्स के प्राइजेस को कंट्रोल करती है। ओके, अब जब हम बात कर रहे थे नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन की, इसमें दो तरह के ड्रग्स होते हैं। एक होते हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स, ओके, जो कि असेंशियल मेडिसिन में आते हैं। इसमें हार्ट डिसीजेस से रिलेटेड ड्रग्स हो गए, फीवर से रिलेटेड ड्रग्स हो गए, हाइपरटेंशन एनीमिया से रिलेटेड ड्रग्स हो गए, पैरासिटामोल जैसी चीजें हो गई, वो सब एसेंशियल मेडिसिन में आता है। और इसके प्राइजेस को कंट्रोल करने का पूरा पूरा अधिकार है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को। इसके अलावा जो बाकी ड्रग्स हैं, देखो ये वाले जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं या एसेंशियल ड्रग्स हैं, ये टोटल ड्रग्स के 15% बनते हैं। बाकी जो 85% ड्रग्स हैं, 85% ड्रग्स जो शेड्यूल्ड नहीं है, एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आते, हर साल इनका आप प्राइस 10% से ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो फार्मा कंपनीज हैं बढ़ा सकती हैं। लेकिन जो असेंशियल ड्रग्स हैं, जो ये शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, उनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ेगा, जो कि मैक्सिमम 5% होता है अभी तक। ओके, इसी में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, ये डिसाइड करता है कि कौन से ड्रग्स शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं और कौन से ड्रग्स शेड्यूल्ड ड्रग्स नहीं है। तो ये पूरा मुद्दा है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये पूरा काम कैसे करता है। दूसरी बात करें, सीडीसी फ्लैग्स कंसर्न ऑन आई ड्रॉप्स फ्रॉम इंडिया। तो हुआ क्या है, यूएस की जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इन्होंने बोला है इंडिया से आया हुआ एक आई ड्रॉप जो कि यूएस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो हेल्थ केयर के लिए घातक है, दैट इज थ्रेटनिंग फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द पीपल इन यूएस, ये कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ड्रग है इसको डेवलप करने वाली कंपनी है ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर। और ये कंपनी के इसने बेसिकली इसका जो आई ड्रॉप है उसका नाम है एजरी केयर। तो ये जो सीडीसी है उन्होंने कॉशन किया है कि भाई कोई भी ये आई ड्रॉप यूज नहीं करेगा क्योंकि ये कंटैमिनेटेड है और ये काफी सारे आई इन्फेक्शन के लिए एक रीजन बन सकता है। तो इसी तरह की एक न्यूज आपको याद होगा कुछ टाइम पहले और आई थी, जब बहुत सारे बच्चे अफ्रीका के
किडनी फेलियर के कारण उनकी डेथ हो गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि उन्होंने एक कफ सिरप लिया था और ये कफ सिरप बना था इंडिया में, ठीक है। हालांकि ये कफ सिरप इंडिया में नहीं बेचा जा रहा था, ये एक्सपोर्ट ओनली इसको लाइसेंस मिला था, लेकिन ये कफ सिरप में पता चल रहा था कि इथिलीन ग्लाइकॉल है, जिसके कारण अफ्रीका के कई सारे बच्चों की जान चली गई थी। तब से हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने ड्रग रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट कर दिया। तो अगर अभी बात करें कि ड्रग रेगुलेशन हमारे इंडिया में होता कैसा है, तो इसके पीछे एक मेजर एक्ट जो है दैट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये 1940 का एक्ट है, और इसके अंतर्गत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हमारे देश में ये रेगुलेशन होता है। तो सबसे बड़ी जो बॉडी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आती है, जो एक स्टेचुटरी बॉडी है जो इसी एक्ट के थ्रू बनी है, उसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत, और ये जो है इसको बनाया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत। इसका काम है कि हमारे देश में जो भी पब्लिक हेल्थ है, ड्रग्स हैं, उनको चेकआउट करना कि ये पब्लिक हेल्थ के हिसाब से है कि नहीं। ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सभी से रिलेटेड, अप्रूवल वगैरह से रिलेटेड काम करती है ये बॉडी, ठीक है। अगर मैं ड्रग रेगुलेशन की इंडिया में बात करूँ, तो देखो कई सारी मिनिस्ट्रीज साथ में आती है। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो हमारे देश में जो ड्रग कंट्रोल होता है ना, मैं थोड़ा नीचे आके बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो जो हमारे देश में ड्रग कंट्रोल होता है उसके पीछे कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं। अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इसके अंतर्गत आता है जो अभी बात करी ना मैंने, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, और इसी के साथ में आती है एक बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ कई सारी और स्टेचुटरी बॉडीज भी आती है, स्टेट लेवल की भी बॉडी होती है, ठीक है। तो ये सारी बॉडीज जो है ड्रग्स का कंट्रोल करती है कि ड्रग्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अप्रूवल मिल रहा है, सही तरीके से मैन्युफैक्चर हुए कि नहीं, कोई गलत फॉर्मूला तो यूज नहीं हुआ है वगैरह। इसी के अलावा दूसरी एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में, जो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में आती है, जिसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसकी बात हमने अभी जस्ट ऊपर करी थी, ओके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी आती है एक बॉडी जिसका नाम है पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में एक आता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ठीक है। ये काम करते हैं कि भाई जो ड्रग बना है उसका फॉर्मूला कहीं कॉपीड वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह लो। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये ध्यान रखता है रिसर्च का। तो जो सेंटर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये बेसिकली ध्यान रखते हैं कि कैसे क्या रिसर्च हो रही है। और इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह देने के लिए काम आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। तो जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको पहले ही एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज और इतनी सारी बॉडीज इन्वॉल्व हैं ड्रग रेगुलेशन के लिए इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पेटेंट ऑफिस, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के लिए, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। डायल अप इंटरनेट इज नाउ अ हिस्ट्री इन इंडिया, सेज ट्राई। तो ट्राई बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे देश में आज के टाइम पे कोई डायल अप इंटरनेट को यूज नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये ट्राई ने कहा है कि जो लास्ट डायल अप इंटरनेट कनेक्शन था वो 2021 में बंद हो गया, और ये भी बीएसएनएल कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। अब जो है नई नई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स आ गए हैं, ठीक है। डीएसएल हो गया, एफटीटीएच हो गया, एलटीई हो गया, कई सारे अलग अलग इंटरनेट स्पीड्स के साथ अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन आ गए हैं। हमारे लिए जानना जरूरी है कि डायल अप कनेक्शन होता क्या है। देखो डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये दो तरह के मेजर क्लासिफिकेशन है, ओके। जो अभी हम यूज करते हैं ना वाईफाई में, वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। उसके पहले था डायल अप कनेक्शन। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, तो देखो डायल अप कनेक्शन कैसे काम करता था। डायल अप कनेक्शन में आपको लगता था एक टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू काम करता था। तो मान लो ये आपका कंप्यूटर है, अगर आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेलीफोन कनेक्शन लगता था। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जब आप कॉल करोगे, ये रिप्लाई में आपको इंटरनेट एक्सेस करने देगा। तो इस तरह से डायल अप मतलब डायल करके आपको उसको बोलना पड़ता था कि भाई मुझे इंटरनेट की जरूरत है। तो यहाँ पे टेलीफोन की जरूरत पड़ती थी। ब्रॉडबैंड में ऐसा कोई टेलीफोन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक राउटर से काम हो जाता है आपका, ओके। डायल अप जो था वो स्लोअर था, और ज्यादा डायल अप जो था मेजरली
स्लो स्पीड देता था। कितनी स्पीड देता था? लगभग 56 kbps की स्पीड देता था, जबकि जो नया नया ब्रॉडबैंड आया था वो 256 kbps की स्पीड देता था। ओके, और ये फास्टर था देन द डायल अप। जो डायल अप है ये एनालॉग ट्रांसमिशन का यूज करता था, जबकि ब्रॉडबैंड जो है ये डिजिटल ट्रांसमिशन का यूज करता है डाटा ट्रांसफर के लिए। डायल अप कम एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेस एक्सपेंसिव था, जबकि ब्रॉडबैंड ज्यादा एक्सपेंसिव है। डायल अप हर जगह हो सकता था क्योंकि टेलीफोन लाइंस तो ऑलमोस्ट हर जगह बिछी हुई हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड जो है हर जगह नहीं मिलता है हमको। जो मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड है मैं बता चुकी हूँ 56 kbps है, और यहाँ पे 256 थी। और यहाँ पे अगर आप डायल अप यूज करते थे ना, तो या तो आप इंटरनेट यूज कर सकते थे या तो आप फोन यूज कर सकते थे, दोनों एक साथ आप यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन ब्रॉडबैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। ब्रॉडबैंड ज्यादा रिलायबल है देन डायल अप। ओके, तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड। ओके, बढ़ते हैं आगे। नासा की बात करें, नासा का एक आर्टिकल आया है। बेसिकली आर्टिकल ये कह रहा है कि नासा अपने आर्टेमिस टू लूनर प्रोग्राम में भेज रहा है 4 एस्ट्रोनॉट्स को। इन 4 में से एक है विमेन और एक है पर्सन जो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट और एक विमेन को यहाँ पे साथ में भेजा जा रहा है। कुल मिला के 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे आर्टेमिस प्रोग्राम में। तो अब ये आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम देखो ऐसा है कि ये हमारा नासा का प्रोग्राम है, और नासा का ये प्रोग्राम है लूनर मिशन। ठीक है, लूनर यानी कि मून पे भेजेंगे ये आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आर्टेमिस 1 आया था ना, उसका उसमें क्या था, कोई क्रू नहीं था, अनक्रूड मिशन था ये नासा का मून के ऊपर। ओके, इसमें एक स्पेस लॉन्च व्हीकल भी, इन्होंने स्पेस लॉन्च सिस्टम भी डाला था, और एक ओरियन ओरियन नाम का कैप्सूल था जो कि क्रू को लेकर जाएगा। कभी भी आगे जाना होगा क्रू को ऊपर, जैसे अभी जा रहे हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, वैसे अगर क्रू को आगे ले जाना होगा मून पे तो उसके लिए ये ओरियन स्पेस कैप्सूल बनाया गया। तो अभी ये जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे ये ओरियन कैप्सूल में बैठ के जाएंगे। पिछली बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम जो है इसका काम क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, नासा आर्टेमिस प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किया कि मून पे हम लॉन्ग टर्म पे ह्यूमन की प्रेजेंस बढ़ा सकें, हम मून को भी यूज कर सकें आगे आने वाले टाइम में। और इसीलिए हम ह्यूमंस के हिसाब से ये सूटेबल है कि नहीं, इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं नासा वाले, इसीलिए ये आर्टेमिस प्रोग्राम भेजा जा रहा है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू हम ये चेक कर पाएंगे कि ह्यूमंस को हम कैसे भेज सकते हैं वहां पे, इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे वाटर को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर। और आर्टेमिस 2 जो है अब नेक्स्ट स्टेज है जो 2024 में भेजा जाने वाला है। इसमें 4 मेंबर्स जाएंगे ओरियन में बैठकर, ओरियन जो बेसिकली क्रू कैप्सूल है उसमें बैठकर जाएंगे आर्टेमिस 2 में। ओके, और आर्टेमिस 3 आएगा उसके बाद 2025 में, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली ऐसे भेजा जाएगा कि वो मून पे लैंड भी कर सके। ओके, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से कौन कौन से मून मिशन गए अभी तक? चंद्रयान नाम का मिशन है। सबसे पहले चंद्रयान 1 गया था 2008 में। ठीक है, फिर गया था चंद्रयान 2, और अब जाने वाला है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1 जो था ये गया था 2008 में, 2009 में इसने कम्युनिकेशन खो दिया हमारे इसरो के साथ। चंद्रयान 2 जो है इसमें हमने 3 चीजें भेजी थी, लैंडर, रोवर और साथ में हमारा ऑर्बिटर था। तो ऑर्बिटर जो था वो हमने भेजा था, ऑर्बिटर हमारा ढंग से प्लेस हो गया था, लैंडर और रोवर प्लेस नहीं हो पाए थे, इसीलिए हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं जिसमें हम सिर्फ लैंडर और रोवर भेजेंगे, ऑर्बिटर हम उसमें नहीं भेजेंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टेमिस के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इशू, फिलीपींस अलॉट 4 मोर मिलिट्री बेसिस टू यूएस ट्रूप्स। तो बेसिकली आपको पता है कि फिलीपींस जो है वो चाइना का पड़ोसी है, और फिलीपींस और चाइना के बीच में आती है साउथ चाइना सी, जिसके ऊपर चाइना अपनी दादागिरी चलाता है। चाइना बोलता है ये पूरी की पूरी सी मेरी है। इन्होंने 9 लाइन्स खींच दी जिसको ये 9 डैश लाइन कहते हैं, और बोलते हैं कि ये जैसे हम नहीं करते जनरली कि बस में, बचपन में नहीं करते थे कि बस में या क्लास में कोई भी सीट चाहिए होती थी तो उस पर अपना रुमाल रख देते थे और बोलते थे ये मेरी हो गई। चाइना अभी भी वही करता है। चाइना बोलता है मैंने ये लाइन खींच दी, अब इसके अंदर जितनी भी टेरिटरी है मेरी है। ठीक है, तो इस तरह की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज हैं चाइना की, और चाइना से बड़े दुखी हैं उसके आसपास के नेबर्स। तो ऐसे में यूएस मदद कर रहा है इन नेबर्स को, क्योंकि यूएस का भी एक तरह से देखोगे तो अपोनेंट ही है चाइना। तो फिलीपींस और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है 2014 का एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें यूएसए को फिलीपींस ने 5 मिलिट्री बेसिस दिए, और अब जो है 4 और मिलिट्री बेसिस दिए हैं यूएसए को फिलीपींस ने कि भाई आप जो हो यहाँ पे रहो, हमारी रक्षा करो। आप रहोगे तो चाइना चमक के रहेगा, हमारे आसपास के एरिया में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो बेसिकली फिलीपींस के आसपास का जो मैप है वो देखना एटलस में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन आज का क्या है
4 सीज के नाम बता रही हूँ, इसको नॉर्थ टू साउथ जमाओ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जमाना है इन 4 सीज को। पहला है सुलूसी, सुलूसी। दूसरा है सेलेबस सी, सेलेबस। तीसरा है हमारा ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। और चौथा है हमारा साउथ चाइना सी। ये 4 सीज हैं, सुलू सी, सेलेबस सी, ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी। इन 4 सीज को नॉर्थ टू साउथ जमा के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे सिर्फ वही लोग जेन्युइनली सीरियसली प्रिपेयर करें, बाकी लोग तो बस ऐसे टाइम पास कर रहे हो आप लोगों के। तो बी सीरियस विथ दिस, ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखो, कमेंट आप करोगे इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, 5-7 कमेंट से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर एक फायदा होगा कि आप ये रिटेन कर पाओगे, अच्छे से रिटेन कर पाओगे अपने मेंस में, अपने प्रीलिम्स में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसका ढंग से जवाब दे पाओगे, आपको ये चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है ऑयल सर्जेस एज ओपेक प्लस सरप्राइज आउटपुट कट्स शेक मार्केट्स। तो बेसिकली हुआ क्या, ओपेक, ओपेक का मतलब क्या है, ये वो कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक वो होती है। मतलब इसमें बेसिकली ओपेक में कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रूनई है, कजाकिस्तान है। सॉरी, ये ओपेक प्लस की कंट्रीज बता रही हूँ। ओपेक में बेसिकली आप देखोगे इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इस तरह की कंट्रीज हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे पहले से काफी लंबे समय से ऑयल को, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो 1960 में ओपेक को बनाया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ओके, 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू ओपेक को बनाया गया था। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला इसके पार्ट्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। एम यही है कि ऑयल सप्लाई को मैनेज करने का काम ये करते हैं, ओके। अभी देखोगे तो 14 मेंबर्स इसमें हैं, ठीक है, जिसमें इक्वेटोरियल गिनी, लिबिया, अल्जेरिया, गेबोन, कोंगो, इक्वेडोर, वेनेजुएला भी आ चुके हैं। लेकिन ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक प्लस वो कंट्रीज हैं जो ओपेक का पार्ट तो नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम फिर भी एक्सपोर्ट करते हैं इन अ ह्यूज चंक, ओके। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ओपेक का पार्ट नहीं, उनको हम ओपेक प्लस कहते हैं। तो इसमें आते हैं कजाकिस्तान, ब्रूनई, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सो ऑन, ओके। तो अभी क्या हुआ है, ओपेक प्लस कंट्रीज ने अपने जो प्रोडक्शन है पेट्रोलियम का उसको कट कर दिया है, जिसके कारण पेट्रोलियम प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। और जैसे अभी अगर देखोगे तो 84.22 डॉलर्स का एक बैरल हो गया है, ठीक है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो लास्ट के कुछ टाइम से लेकर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा, लगभग एक साल के बाद इस तरह के सरप्राइज अनाउंसमेंट हुए हैं जिसमें इन्होंने प्रोडक्शन कट किया, जिसके कारण प्राइजेस जो है एकदम शूट अप कर गए हैं ऑयल के, पेट्रोलियम के। तो ये थी हमारी आर्टिकल ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में, आपको ध्यान से पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तो आज के लिए हमारे इतने ही आर्टिकल्स थे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।